వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. శతాబ్దాల చరిత గల సుందర నగరం, శతాబ్దాల చరిత గల సుందర నగరం, గత వైభవ దీప్తులతో కమ్మని కావ్యం. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. నరేంద్రుడు కాకతీయులు, తేజమున్న మేటి దొరలు రెడ్డి రాజులు, గజపతులు నరపతులు ఏలిన ఊరు, ఆ కథలన్నీ నినదించే గౌతమి హోరు. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. ఆది కవిత నన్నయ్య వ్రాసెనిచ్చట, శ్రీనాథ కవి నివాసము పెద్ద ముచ్చట. ఆది కవిత నన్నయ్య వ్రాసెనిచ్చట, శ్రీనాథ కవి నివాసము పెద్ద ముచ్చట. కవి సార్వభౌములకిది ఆలవాలము, కవి సార్వభౌములకిది ఆలవాలము, నవ కవితలు వికసించే నందనవనము. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. శిల్పాల దేవళాలు, కట్టు కథల చిత్రాంగి కనక మేడలు, దిట్టమైన శిల్పాల దేవళాలు, కట్టు కథల చిత్రాంగి కనక మేడలు, కొట్టుకొని పోయే కొన్ని కోటి లింగాలు, వీరేశలింగమొకడు మిగిలెను చాలు. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. శతాబ్దాల చరిత గల సుందర నగరం, గత వైభవ దీప్తులతో కమ్మని కావ్యం. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. ఆది కవిత నన్నయ్య వ్రాసెనిచ్చట, శ్రీనాథ కవి నివాసము పెద్ద ముచ్చట. ఆది కవిత నన్నయ్య వ్రాసెనిచ్చట, శ్రీనాథ కవి నివాసము పెద్ద ముచ్చట. కవి సార్వభౌములకిది ఆలవాలము, కవి సార్వభౌములకిది ఆలవాలము, నవ కవితలు వికసించే నందనవనము. వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే राजमहेंद्री। जानकारी प्राप्त करते हैं, पाठ का उद्देश्य और यात्रा वृत्तांत विधा जानते हैं, लेखक काका कालेलकर जी के बारे में जानते हैं।
बच्चों, इस छोटी सी उन्मुखीकरण कविता का मधुर गायन सुनकर गायन के माध्यम से हम कविता का अर्थ जानेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए बच्चों, कविता का मधुर गायन सुनते हैं। कल कल करती नदियां सारी, कल कल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारे। कल कल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारे। सर सर करती हवाएं न्यारे, सर सर करती हवाएं न्यारे। जन जन होवे यूं बलिहारी, जन जन होवे यूं बलिहारी। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। सोचिए। हाँ बच्चों, कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना, तुंगभद्रा, कावेरी आदि दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं। तीसरा प्रश्न, गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए बच्चों। हाँ, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। यह स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करके आंध्र प्रदेश के राजमंड्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना और इसके साथ साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। जब मनुष्य सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसको मुक्त भाव से तथा रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मानव प्रकृति व सौंदर्य का प्रेमी है। वह साहित्य की भांति घुमक्कड़ स्वभाव का है। जहाँ भी जाता है वहाँ से साहित्य की भांति कुछ न कुछ ग्रहण करता ही रहता है। उसके द्वारा ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, स्मृति आदि को अपने शुद्ध मनोभावों से प्रकट करता है, जो साहित्य में समाहित होकर एक नई विधा का रूप ले लेती है। साहित्य में यह कला नवीन है, जो निबंध शैली का एक नया रूप है, जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस साहित्य विधा के पीछे का मूल उद्देश्य लेखक के स्मरणीय अनुभवों को हूबहू पाठक तक पहुंचाना होता है, जिसके माध्यम से पाठक उस सौंदर्य के अनुभव को आत्मसात कर सके और अनुभव कर सके। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है,
जो उनकी रचना सप्त सरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने पतित पावनी धीर गंभीर पूर्वजों की इष्ट देवी माता गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। लेखक परिचय। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म सन 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना है, गोदावरी नदी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। पाठ का उद्देश्य यात्रा वृत्तांत साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है। विधा विशेष और लेखक परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, पाठ का उद्देश्य और विधा विशेष के बारे में आपने क्या सीखा है? तीसरा प्रश्न, लेखक काका कालेलकर के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक जी को बताइए। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद यात्रा वृत्तांत शैली से परिचित होते हैं, सुनकर पाठ का विषय ग्रहण करते हैं, गोदावरी नदी की सुंदरता देखते हैं, अपने द्वारा की गई किसी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। बच्चों, दक्षिणी गंगा माता पतित पावनी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट में नासिक त्रयंबक है। वहाँ से निकलकर लाखों करोड़ों पापियों के पाप धोकर धरा को सस्यश्यामल बनाकर लगभग 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करके आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के समीप बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गोदावरी नदी धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीरों, तत्वज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेलकर के द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे लेखक काका कालेलकर की ज़बानी। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बिजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी।
पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते, इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखे या बाएं, हम उसी उधेड़ बुन में थे। पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महान नदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। बेजवाड़ में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूंगा, लेकिन राजा महेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नजर फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आईं। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी, और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यह इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचें, खेलें, उछलें और कूदें, तो उन्हें इनसे रोकने वाला कौन है? लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां तहां पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। ये भंवर न जाने कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे पर के सफेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है, परंतु इतने ही से काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटा नाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश को गोदावरी में उड़ेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भर कर ले जाते हैं। माता गोदावरी, राम, लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है। तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक जी को बताइए। पहला प्रश्न है, दक्षिणी गंगा गोदावरी की सुंदरता को अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वृत्तांत लिखिए।
छात्र इस वीडियो को देखने के बाद संधि के प्रकार समझते हैं, शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल। जैसे ग्रंथ जमा आलय बराबर ग्रंथालय, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, जगत जमा ईश जगदीश, निह जमा भय निर्भय। बच्चों, यहाँ ग्रंथालय में ग्रंथ शब्द का अंतिम वर्ण अ और आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ मिलकर तीसरा वर्ण आ बना है। ग्रंथ जमा आलय बराबर ग्रंथालय। भानुदय शब्द में भानु शब्द का अंतिम वर्ण छोटा उ और उदय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा उ मिलकर तीसरा वर्ण बड़ा ऊ बना है। भानु जमा उदय बराबर भानुदय। जगदीश में जगत शब्द का अंतिम वर्ण त यहाँ पूरा ता नहीं है, इसमें स्वर आ नहीं है। उस त के साथ ईश शब्द का प्रथम वर्ण ई मिलकर एक तीसरा वर्ण दी बना है। जगत जमा ईश बराबर जगदीश। निर्भय में निह शब्द का अंतिम विसर्ग भय का प्रथम वर्ण भा से मिलकर तीसरा वर्ण र बना है। यही संधि है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। संधि की परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। उन दोनों वर्णों के मिलने से तीसरा वर्ण बनता है। यही संधि कहलाती है। बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, इसकी परिभाषा: दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गद्य जमा अंश बराबर गद्यांश, यहाँ अ जमा अ बराबर आ हुआ है। हिम जमा आलय बराबर हिमालय, यहाँ अ जमा आ बराबर आ हुआ है। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, यहाँ अ जमा उ बराबर ओ हुआ है। महा जमा ईश बराबर महेश, यहाँ आ जमा ई ए हुआ है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा है: व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा गज बराबर दिग्गज, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, सत जमा जन बराबर सज्जन। तीसरी है विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा है: विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा कपट बराबर निष्कपट, निह जमा संदेह बराबर निस्संदेह, निह जमा वाह बराबर निर्वाह। बच्चों, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे।
बच्चों, स्वरों के मेल से ही स्वर संधि बनती है। दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। भोजन जमा आलय बराबर भोजनालय, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र, मही जमा इंद्र बराबर महींद्र, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश। गुण संधि। देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, सुर जमा ईश बराबर सुरेश, चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय, देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। वृद्धि संधि। एक जमा एक बराबर एकाइक, मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य, सदा जमा एव बराबर सदैव, वन जमा औषधि बराबर वनौषधि। यन संधि। बच्चों, यन संधि अन्य संधियों से थोड़ी भिन्न है, ध्यान से देखिए। ई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो यु बनता है। ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो बनता है। री के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो र बनता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में संधि कहाँ है? बताइए। हाँ, या में संधि है। इस या को हटाना है तो इ और आ इन दो स्वरों को लेना है। या को तोड़ने पर पहले शब्द में प्र लिखिए और जो आधा ता है उसे इ लगाइए। क्या होगा? प्रति हो गया ना पहला शब्द। जो क्ष बचा है उसके आगे आ लगाने से अक्ष बनेगा। प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। उसी प्रकार इति जमा आदि इत्यादि, प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति जमा एक प्रत्येक, देवी जमा आगमन देव्यागमन, नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, अनु जमा एशन अन्वेषण, अनु जमा इत अन्वित, सु जमा आगत स्वागत, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, पितृ जमा ऐश्वर्य पित्रैश्वर्य। अयादि संधि। ए के साथ भिन्न स्वर आय होगा, आय के साथ भिन्न स्वर आय होगा, ओ के साथ भिन्न स्वर अव होगा, अव के साथ भिन्न स्वर आव होगा। नयन शब्द में संधि कहाँ है? या में है। या को हटाना है तो ए और अ दो स्वरों को लेना है। जो आगे न है उसको ए लगाइए। क्या होगा? ने होगा। फिर जमा। जो अंत में ना बचा है उसके आगे अ लगाइए, अन होगा। नयन का संधि विच्छेद ने जमा अन है। उसी प्रकार शयन शे जमा अन, नायक नय जमा अक, गायिका गय जमा इका, भवन भो जमा अन, पवन पो जमा अन, पावन पौ जमा अन, पवित्र पो जमा इत्र, नाविक नौ जमा इक। बच्चों, आप इन शब्दों का संधि विच्छेद करके अपने अध्यापक जी को बताइए।